नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हॉब्स का अध्ययन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीन विचारकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हॉब्स की चर्चा की जा चुकी है और आज हम चर्चा करेंगे जॉन लॉक के बारे में। राजनीतिक दर्शन का जो इतिहास है उसमें जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। लोकतांत्रिक दर्शन की जो पृष्ठभूमि है उसके निर्माण में भी उनका गौरवपूर्ण स्थान देखा जा सकता है। सहिष्णुता का समर्थक न केवल लॉक के उदारवाद की सूचना देता है बल्कि यह भी बताता है कि वैज्ञानिक अन्वेषण से परंपरागत धार्मिक विश्वासों के प्रति जो एक उपेक्षा का भाग जाग रहा था उससे हट करके लॉक ने अपनी बात सामने रखी। लॉक का जन्म सामरसेट शहर के रिगटन नामक स्थान में हुआ था। जो चिंतन को उनके लॉक की रचनाओं की पहले हम बात कर लें। लॉक की रचनाएं जो सबसे ज़्यादा फेमस रचना जो है उनकी वो है टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। बाकी की रचनाएं हैं ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट लेटर ऑफ टॉलरेशन, सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन और द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कैरोलिना। तो इन सभी में ये सारी रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, यानी कि शासन पर 2 निबंध। लॉक के चिंतन को जो प्रभावित करने वाले तत्व और परिस्थितियां थे उनकी बात समझने का प्रयास करते हैं। जब लॉक का चिंतन, लॉक की समय की हम बात करें, वो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी उथल पुथल का समय था और उस समय की जो भी परिस्थितियां थी, घटनाएं थी और उस समय जो भी विचारक हुए थे उनसे उनका चिंतन बहुत प्रभावित हुआ। 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति थी वो एक बड़ी घटना थी जिसने उनके चिंतन को प्रभावित किया। फिर हुकर के दर्शन से लॉक के विचार प्रभावित हैं। हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार हैं, उनसे भी लॉक का चिंतन प्रभावित देखा जा सकता है। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति के बारे में ये बताया जा सकता है कि वह पद्धति दार्शनिक, तार्किक और चिंतनात्मक है, जहाँ हॉब्स की वहीं लॉक की पद्धति जो है वो अनुभववादी और विवेकवादी है। लॉक की मान्यता है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है और अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म से कोई विचार नहीं होता। मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय एक सिंपल कोरे कागज़ की तरह होता है और जो भी विचार उसके अंदर उठते हैं वो सारे अनुभव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लॉक ने जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया उसको वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने प्रतिपादित किया। उनके सामाजिक समझौते का सारांश यह कहा जा सकता है कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना एक बहुत ही नितांत न्यायसंगत कार्य था इंग्लैंड का। लॉक के समझौता संबंधी विचार हॉब्स के जो विचार हैं उनसे थोड़ा सा उलट हैं। मानव स्वभाव की हम बात करें, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, वही सेम चीज़ हॉब्स के जैसे हमने अध्ययन किया था वही सारी चीज़ें लॉक के उसमें भी देखना होगा हमें। हॉब्स ने जिस प्रकार की मानव स्वभाव की व्याख्या की है वो सारी पार्श्विक प्रवृत्तियां उन्होंने बताई, नकारात्मक पूरा उन्होंने चित्रण किया मनुष्य के स्वभाव का। वहीं लॉक मनुष्य के मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि बुद्धिमान है और विचारवान प्राणी है। वो विवेक बुद्धि से नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार भी करता है और इसके अनुसार कार्य भी करता है। तो बेसिकली देखें तो हॉब्स और लॉक का जो मानव है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग कहा जा सकता है। हॉब्स का मनुष्य जो है वो कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक का जो मनुष्य है वो एक मॉरल पर्सन है, नैतिक प्राणी है। हॉब्स का मनुष्य भौतिकवादी है, जबकि लॉक का मनुष्य कर्तव्य के पथ पर चलना पसंद करता है। फिर प्राकृतिक अवस्था की हम बात करें,
हॉब्स ने मनुष्य को चूंकि घोर स्वार्थी बताया था, उसी प्रकार से प्राकृतिक अवस्था भी जो थी वो लगातार संघर्ष की, युद्ध की परिस्थितियाँ और मार काट की परिस्थिति, हिंसा, ये सारा जो देखी जा सकती थी तब उस समय की घटनाएं। लेकिन लॉक ने मनुष्य को चूंकि बेसिकली अच्छा और नैतिक गुणों वाला व्यक्ति बताया, तो प्राकृतिक अवस्था भी उनकी उसी तरह की है कि मनुष्य जिसमें पारस्परिक युद्ध की अवस्था में नहीं रहते, वो एक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान बताए गए और प्राकृतिक अवस्था जो है वो शांति और पारस्परिक सद्भाव पर आधारित थी। इस प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वतंत्र थे किंतु स्वच्छंद नहीं थे। स्वतंत्र पॉजिटिव साइड होता है और स्वच्छंद कुछ भी कर लेने की, मनमानी कर लेने की जो फ्रीडम होती है वो कहा जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण जो है वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा किया जाता था। बुद्धि पर आधारित थे ये नैतिक नियम, और किसी भी प्रकार की हिंसा या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं की लॉक ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे मनुष्य को। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। जीवन के अधिकार से यहाँ लॉक कहते हैं कि आत्म संरक्षण जो है वो अपने जीवन की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखने का अधिकार सबके पास है। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर लॉक स्वच्छंदता से नहीं लगाते, यानी कि जो भी आपकी स्वतंत्रता है वो किसी न किसी नियम के नियंत्रण में है, इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्राकृतिक नियमों के द्वारा जो नैतिक व्यवस्था स्थापित है उसके अनुसार यदि कार्य किया जा रहा है तो वो स्वतंत्रता है लॉक के अनुसार। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, वो उनके अनुसार ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि किसी चीज़ को मनुष्य यदि अपने कार्य करने के द्वारा प्राप्त करता है उस पर उसका नेचुरल राइट बन जाता है। तो ईश्वर ने भूमि और बाकी चीज़ें तो सबको दी हैं, लेकिन शरीर उसका ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका एकमात्र अधिकार है। तो लॉक के अनुसार श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है और इसके अनुसार व्यक्ति का संपत्ति अधिकार आदिम समाज से भी पहले का है। सेबाइन यहाँ पर कहते हैं कि यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न भाग के रूप में लेकर समाज में आता है। अब ये प्रश्न सामने उपस्थित होता है कि यदि मनुष्य का स्वभाव भी अच्छा था, प्राकृतिक अवस्था भी सब ठीक थी, कोई किसी प्रकार की मुश्किल नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, तो ऐसी क्या चीज़ सामने आई, ऐसी कौन सी परिस्थिति सामने हुई कि सामाजिक समझौते को करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें इतना बहुत बढ़िया जो उन्होंने बताया, उसके बावजूद भी 3 प्रकार की उन्होंने कठिनाइयों की बात की। पहली ये कि ऐसी कोई निश्चित या कोई प्रॉपर तरीके से बना हुआ कानून नहीं था जिससे कि यह पता चल सके कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जो भी विवाद हैं, जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, उनके बारे में कोई निर्णय लिया जा सके। दूसरी कठिनाई यह थी कि प्राकृतिक नियम और जो भी कानून थे उनको क्रियान्वित करने के लिए कोई साधन या कोई संस्था नहीं थी। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, आज सरकार का जो अंग होता है, सरकार के जो 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का जो काम है कि नियमों को लागू करना, वो इस तरह का कोई चीज़ नहीं थी। और तीसरी चीज़ वही न्यायपालिका से संबंधित कि ऐसी कोई निष्पक्ष संस्था नहीं थी, सत्ता नहीं थी जो कि दोषी व्यक्ति को दंडित कर सके और जिसके प्रति अन्याय हुआ है उसको न्याय दिला सके। तो ऐसी स्थिति में ये 3 प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके कारण ये आवश्यकता अनुभव की गई कि इन असुविधाओं को दूर किया जाए और मनुष्य एक सामाजिक समझौता करें। तो यह एक मनुष्यों के, क्योंकि समान मनुष्य थे सभी, तो ये एक सामाजिक अनुबंध इसलिए कहा गया। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। इस संविदा से सिविल समाज उत्पन्न हुआ और यह प्राथमिक संविदा थी, पहला प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद एक दूसरा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट और हुआ जिससे कि शासन की स्थापना की गई। तो लॉक के शासन
लॉक का जो सामाजिक समझौता था उसकी विशेषताएं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।